साथियों नमस्कार। भरतपुर जिले का नगर कस्बा ब्रज नगर और आपकी स्क्रीन पर है वेद प्रकाश जी वेद प्रकाश शर्मा वेद। 18 पुस्तकें लिख चुके हैं, 4 महाकाव्य और 1 खंड काव्य। लेकिन फिर भी चर्चाओं में रहना या लोगों के बीच में सुर्खियों में बने रहना इनका कोई शौक नहीं है। ये अपने आप में मेरे लिए भी शौक की बात है कि मैं साहित्य का विद्यार्थी होते हुए भी इनसे पहली बार मिल पा रहा हूं। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और इस चर्चा को रोचक और सार्थक बनाने में आप लोग हमारी मदद करेंगे और एक मदद आप इस विषय पर करेंगे कि इनका वीडियो शेयर आप करते जाएंगे तो ये चर्चा अधिकाधिक लोगों तक पहुंचेगी। गुरुजी, इस चर्चा के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहां से बात शुरू करूं, मेरी खुद की समझ में नहीं आ रहा। एक ऐसा व्यक्ति भरतपुर जैसी ऊसर भूमि पर, साहित्यिक दृष्टि से तो ब्रज का इलाका है सब कुछ होते हुए, लेकिन साहित्य का उतना बड़ा रोल यहां दिखाई नहीं देता। आपने कहां रह करके 18 पुस्तकें लिख दी, 4 महाकाव्य लिख दिए, 5 पुस्तकें प्रकाशन के लिए तैयार हैं। ये सब कैसे संभव हुआ? ये भाई साहब, बात ये है कि सारा अध्ययन का फल है। हाँ, मैंने सन 84 में हिंदी से फर्स्ट क्लास एमए किया है। अच्छा। और मैंने हिंदी पुस्तकालय डीग में ग्रंथों का अपार भंडार है। हिंदी पुस्तकालय डीग, वहां से मैंने अध्ययन किया। और कहते हैं यदि पढ़ना हो साहित्य तो ग्रंथ पढ़ो प्राचीन, और यदि पढ़ना हो विज्ञान तो पोथी पढ़ो नवीन। तो मैंने साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते मैंने हिंदी साहित्य को खंगाला, खूब पढ़ा और मनन किया, चिंतन किया। और उससे मैं कक्षा 9वीं से कविता करने लगा। तुकबंदी से मेरी कविता शुरू हुई। शुरुआत तुकबंदी करने से होती है। 9वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं। हाँ। और इसका एक प्रभाव ये भी रहा, सबसे बड़ा रोल मेरे ऊपर तुलसी, महाकवि तुलसी का है। अच्छा अच्छा। मैंने रामलीलाओं में राम का पार्ट प्ले किया 4 साल, कक्षा 7, 8, 9, 10 तक। अच्छा, 4 साल मैंने इलाके में रामलीला, हमारे यहाँ रामलीला मंडल है, पुराना है, 50 साल का है। अब तो मैं वहाँ उसका समाजी का पाठ करता हूँ, मैं वहाँ सूत्रधार का काम करता हूँ मंच पर। अच्छा। लेकिन मैंने राम का पाठ प्ले किया मंच पर, तो वहाँ चौपाइयाँ मेरे दिमाग में गूंजा करती थी और शब्दकोश मेरा बढ़ गया रामचरितमानस से। मेरे स्पेशल कवि भी तुलसीदास रहे। अच्छा। तो मैं हिंदी पुस्तकालय को श्रेय देता हूँ कवि बनने का, और तुलसीदास जी को श्रेय देता हूँ कवि बनने का। उनकी प्रेरणा से, तुलसीदास जी की प्रेरणा से मैं कवि बना। मेरे परिवार में पहले कोई कवि नहीं था, और अध्ययन और अभ्यास से ये काव्य जो कला है ये आई। और मेरे गुरुवर कामा क्षेत्र गढ़ है, पिंगल का गढ़ है, वहाँ 2 अखाड़े चलते हैं, श्री रामलाल जी पटवारी हैं, रामजी लाल पटवारी जी का, और एक बालीराम जी श्री लाल जी का। अच्छा। तो बालीराम जी मेरे बुआ जी के ससुर होते हैं, और वो अब दिवंगत हो गए हैं। उनका ब्रजभाषा अकादमी में मोनोग्राफ निकाला है। तो पिंगल के वो बड़े आचार्य थे, और उनके जो सुपुत्र श्री श्याम सुंदर शर्मा, वो मेरे फूफा जी थे, और उन्होंने भी पिंगल में छंदबद्ध रचनाएं की। तो वो मेरे गुरु हैं, काव्य गुरु हैं, विधिवत मैंने उनसे दीक्षा ली है। सोनू खंडेलवाल हैं और डीग के युवा कवि और गीतकार हैं डीके जैन मित्तल। दोनों आपको नमस्ते बोल रहे हैं, कामा की। नमस्कार मित्तल जी, नमस्कार। मित्तल जी ने आपको नमस्कार बोला है। नमस्कार डीके मित्तल जी। हाँ गुरुजी, किसी रचना से शुरुआत करते हैं। आप अपनी कोई रचना। चलो मैं एक रचना सुनाता हूँ। हाँ, इधर की ओर थोड़ा मुखातिब होकर के ज्यों। एक गीत है, लेकिन मैं उसे कविता के हिसाब से ही पढ़ूंगा। मेरा स्वर कंठ इस प्रकार का नहीं है कि मैं गीत गाऊं। कोशिश करूं तो गा लेता हूं, लेकिन इस समय मैं साधारण नहीं पढ़ूंगा। तो उम्मीदों के सिक्के।
शीर्षक है, शीर्षक है। उम्मीदों के सिक्के। अभी कल परसों ही लिखा है मैंने कि इंतजार की गर्म कड़ाही में रख कर अरमान उबाले, इंतजार की गर्म कड़ाही में रख कर अरमान उबाले, और बहुत दिनों तक उम्मीदों के सिक्के हमने खूब उछाले। अच्छा। लेकिन फजा बदल ना पाई, लेकिन फजा बदल ना पाई, चलन जमाने का ना बदला, बालू को हम रहे पेरते लेकिन तेल कभी ना निकला, मिले ढाक के 3 पात ही तिकड़म हमने खूब लगा ली, चर गए बाग स्वयं ही माली, बैठ मेंढ पर करें जुगाली, वे खुशियों में रहे झूमते दर्द हमारे हिस्से डाले, बहुत दिनों तक उम्मीदों के सिक्के हमने खूब उछाले। हम थक कर के हार गए पर रत्न एक भी हाथ न आया, वे सारा सागर पीकर भी प्यासे बैठे चैन न पाया, और सारे रंग चुराने वाले वे मेलों में रहने वाले, झोंपड़ियों में बास करें जो कैसे पाएं आज निवाले, आशाओं के पुल टूटे हैं आज गगन भी रूठा रूठा, मेघ खुशी के फिर आएंगे दिया हमें आश्वासन झूठा, सभी बहारें सोख गए वे हमको केवल सूल मिले हैं, नारों से सरकार चलाते सपने सारे धूल मिले हैं, आज चमन को रौंद रहे हैं ये सफेद हाथी मतवाले, बहुत दिनों तक उम्मीदों के सिक्के हमने खूब उछाले। कि गली गली चौराहों पर है राजनीति का नंगा नर्तन, गली गली चौराहों पर है राजनीति का नंगा नर्तन, 34 हिंसक दिखे भेड़िए पीड़ित है सारा ही जनमन, कौन समझता जिम्मेदारी फर्ज भूलकर सभी भटके, हुआ प्रगति का पति ही धूमिल सारे ख्वाब अधर में लटके, स्वार्थों का काजल सबने ही आंच लिया अपनी आंखों में, कत्ल आज विश्वास हो गया उल्लू बैठे हैं साखों में, उजली किरण ने पाई अब तक किस्मत अपनी राम हवाले, और बहुत दिनों तक उम्मीदों के किस्से हमने खूब सिक्के हमने खूब उछाले, कि पाक साफ बनते जो मन में दाग दिखे उनके दामन में, कि जनता की परवाह किसे है लगे हुए निज हित साधन में, भ्रष्टों की बढ़ रही जमातें अलग अलग झंडे हैं सबके, मजहब भाषा जात पात के अलग अलग हथकंडे सबके, अब जमीर भी बिके खुले में लगती आज न्याय की बोली, और नीति शास्त्र के उज्जवल प्रश्नों की भी निर्मम जलती होली, आतंकों से चैन मिलाना सबको पड़े जान के लाले, बहुत दिनों तक उम्मीदों के सिक्के हमने खूब उछाले। रुद्ध हुई बीना विकास की जनमन तर्पित कौन करेगा, फूल चमन के सब मुरझाए उनको हर्षित कौन करेगा, दिग्बद हुए सारी उदास है मांग लुटी कुमकुम खोया है, शांति पवन बंदी कारा में छुप छुप कहीं हृदय रोया है, आज वासनाओं से झुलसी है अस्मत की कोमल कल का, है बसंत बागी इस कारण चुप है मीठे स्वर की मलका, संस्कृति पंकज वन सुलझा है विस्फारित वांछाएं सबकी, खंडित है संकल्प सृजन के विस्मृत ललित कलाएं सबकी, कि मानवता की आह मिटीना मिटे नहीं पैरों के छाले, बहुत दिनों तक उम्मीदों के सिक्के हमने बहुत उछाले, बहुत दिनों तक उम्मीदों के सिक्के हमने बहुत उछाले। गुरुजी, एक तो ये एक सवाल है छोटा सा ही है कि इतना कुछ लेखन करते हुए मंचीय लेखन भी आपने किया है, लेकिन मंच से आप दूर क्यों रहे? मंच से दूर मैं इसलिए रहा, मैं सन 93 में प्रधानाध्यापक बन गया और सन 2003 में प्रिंसिपल बन गया, और प्रिंसिपल बनने के बाद मैं नोडल प्रभारी भी रहा, और नोडल प्रभारी होने के कारण कार्यभार मुझ पर ज्यादा रहा, इसलिए मंचों पर मैं नहीं जा सका, सर्विस की बंदिशों के कारण नहीं जा पाया। मंचों की कविता तो अधिकांश रात को होती है। नहीं, रात को होती है, लेकिन दिन में फिर काम करता है, वो ईमानदारी से फिर काम नहीं हो पाता। ईमानदारी से फिर वो काम, हाँ, वो नहीं हो पाता, थकान तो आती, थकान तो उससे होती। यही एक कारण है या और कारण भी ये है कि कविताएं याद करना बड़ा मुश्किल, कि याद नहीं होती। जब मैं बहुत लंबी लंबी कविताएं लिखता हूँ, मेरी 8-8, 10-10 पन्ने की एक कविता है, दीर्घ कविताएं, लंबी कविताएं लिखता हूँ, छोटी भी लिखता हूँ, गजल भी लिखी है मैंने, कहानी भी लिखी है, मैं ब्रजभाषा के छंद सवैया कवित्व सब तरह के छंदबद्ध रचनाएं कर लेता हूँ, लेकिन याद बहुत नहीं हो पाई मेरी रचनाएं। कागज भी साथ में रखते हैं अधिकांश कवि, तो कागज रखते हैं, लेकिन कागज रखने के से बोलना फिर अधूरा रहता है कभी। जो धुआंधार बोले, लगातार बोले, वो धारा प्रवाह से बोले मंच पे, वो सफल है, वो सफल है।
मैं छोटे कवि सम्मेलनों में, कवि गोष्ठियों में गया हूँ, कवि सम्मेलनों में ही बोला हूँ, लेकिन ज्यादा रुचि नहीं लिया। ज्यादा रुचि मैंने नहीं ली, क्यों वहाँ और तरह की कविता होती है। साहित्य बहुत कम पढ़ा जाता है, वहाँ मनोरंजन की कविता पढ़ी जाती है। मंचीय कविता में और साहित्य की कविता में अंतर है। मंचीय कवि सम्मेलन थोड़ा सा ऐसा लोग कहते हैं कि अब मूल कविता से दूर हो गए, हट गए। कविता से मंचीय कवि सम्मेलन दूर हो गया। हाँ। वहाँ मनोरंजन रहेगा, चुटकुलेबाजी रहेगी, चुटकुले ज्यादा वहाँ है। वो सामने दर्शकों को कैसे आप रिझा सकते हैं, बस वो है, वो ध्यान है मंच का। इसलिए थोड़ा सा नफरत रही मंच से। मंच पे मैंने बाल कवि बैरागी को हूट होते देखा। हाँ। अच्छा, बहुत शानदार गीत सुनाया बाल कवि बैरागी ने डीग में, लेकिन वो हूट हो गया, जनता की रुचि के अनुकूल नहीं था। लेकिन बाल कवि बैरागी बहुत फेमस कवि थे। फेमस अपने। एक और बात गुरुजी जो मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ, साहित्य समाज का दर्पण होता है और साहित्यकार की कलम से साहित्य में समाज का खाका खींचा जाता है। बिल्कुल। अब लोग ऐसा कह रहे हैं, अभी गुजरात की एक कवित्री है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने सब वाहिनी गंगा नाम से एक कविता लिखी है जी। और उस कविता के लिखे जाने के बाद लोग कहने लगे हैं कि साहित्यकार अपना मूल धर्म भूल गए हैं जी। जो समाज को, राजनीति को कुरेदने का काम साहित्यकारों का हुआ करता था जी। आपका क्या मानना है? नहीं, साहित्यकार का काम जो खुरदरा यथार्थ है उसको अव्यक्त करना है। और समाज को दिशा भी देनी है। केवल यथार्थ को ही अव्यक्त न करके वो दिशा भी दे। दशा और दिशा, क्या दशा है और क्या दिशा होनी चाहिए समाज की, वो दोनों में काम साहित्य को करना चाहिए, तब तो वो साहित्य सार्थक है। अन्यथा केवल यथार्थ की खुरदरापन दिखा दे, भोणापन दिखा दे और कुछ समाधान पेश नहीं करे कविता, तो फिर वो कविता का क्या अर्थ रहा? क्या अर्थ रह जाता? कविता समाधान भी देती है। आपको क्या लगता है साहित्यकार अपना नैतिक धर्म पिछले एक दशक से निभा पा रहे हैं? साहित्यकार जो वास्तव में अच्छा साहित्य लिख रहे हैं वो लोग संदेश दे रहे हैं और अपना धर्म निभा रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। संख्या कम हो गई है। बाकी साहित्यकार अपना भटका नहीं है, इतना ज्यादा नहीं भटका है, फिर भी मनोरंजन। सत्ता ने कहीं ना कहीं साहित्य को प्रभावित किया है जी। सत्ता ने, सत्ता के सामने जो साहित्यकार खड़े हो जाते थे। जी। वो थोड़ा सा पीछे अपन जाते हैं। दुष्यंत ने वो दम अब कम रहा लोगों में। मत कहो आसमां में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। दुष्यंत जैसा कवि सीधे सत्ता को चुनौती देता था। ऐसा भाव अब साहित्य में कम नजर आता है। थोड़ी सी पद लालसा, लोलुपता, ये साहित्यकारों के जीवन में भी राजनीतिक लोगों की संगति, राजनीति का प्रभाव साहित्य पर पड़ गया है। दबाव, प्रेशर। किसी जमाने में साहित्यकार ये कहा करते थे, राजनीति तो हमारे पैर की जूती है। हाँ, ये एक जमाना था। एक बार महादेवी वर्मा की कहीं आलोचना कर दी थी पाड़िया, आदरणीय माननीय पाड़िया जी ने, कुर्सी छोड़नी पड़ी। पूरे साहित्यकार एक लामबंद हो गए थे और पाड़िया जी को माफी मांगनी पड़ी थी। जगन्नाथ माफी मांगने के साथ साथ बात यहाँ तक पहुंच गई, मैंने उनकी लिखी हुई पुस्तक कुछ ही दिन पहले पढ़ी है जी, जो पाड़िया जी ने लिखी जी, और वो उसमें लगभग ये स्वीकार करते हैं कि हालात ऐसे बन गए, जबकि मेरा मन ऐसा नहीं था। जी। मैंने जो कहा उसका भाव भी ऐसा नहीं था, लेकिन उसका भावार्थ बदल गया और मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी, रहस्यवाद को समझ नहीं पाए। वो उनका कहना ये था कि मैं पढ़ता था तब भी मेरी समझ में इनकी कविताएं नहीं आई। दर्शन है उनका अपना, रहस्यवाद है उसमें। लेकिन एक साहित्यकार की तूती ऐसी बोलती थी या साहित्यकारों का दबाव ऐसा बना कि राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। अब कहाँ गया वो भाव? अब वो दौर नहीं रहा। ऐसे दमदार लेखन कम हो रहा है और दमदार व्यक्तित्व कवियों में ऐसे पैदा बहुत कम हो रहे हैं। अच्छी प्रतिभाएं हैं जो अच्छा लेखन भी कर रही हैं, लेकिन सभी नहीं। लेकिन वो भाव ज्यादा है, सामने बैठे नेताजी को प्रसन्न करने का भाव ज्यादा है। वो ये है कि क्यों पंगा लें किसी से, क्यों खामोखा का आफत मोल लें, ऐसा महसूस करते हैं लोग। तो सब अपनों बचो भाई गाड़ी में बैठना चाहते हैं। लेकिन मैंने जो लिखा है अपने बेबाक लिखा है, और निसंकोच लिखा है, निडर होके लिखा है और छपा है।
छपा है लेकिन आपने सुनाया नहीं है। वो छपने में और सुनाए जाने में थोड़ा सा अंतर रहता है। पत्र सुनाया जाना, जो मंच से सुनाया जाता है वो लंबा असर देखता है। जी जी 10,000 की भीड़ को आप सुना रहे हैं जी और 10,000 पुस्तकें समाज में जाती हैं तो वो चुटपुट अपना असर पाठक तक ही सीमित रहता है। पाठक तक सीमित श्रोता रह जाता ज्यादा है। बनते हैं, श्रोता को ज्यादा होते हैं। उद्वेलन भी श्रोता के अंदर ज्यादा होता है, हाँ क्योंकि वो एक समूह इकट्ठा होता है और उस समूह पर उसका इम्प्रेशन जाता है। मेरी रुचि और समय नहीं कम रहा मेरे पास, और रुचि मेरी कम रही मंचों पे जाने के कारण, इसलिए मैं मंचों पे कम पहुंचा। क्या संदेश आप, ये एक और चर्चा अपन करें कि पुस्तकें इंसान की सबसे बेहतर मित्र होती हैं, जी। बावजूद उसके पुस्तक पठन के प्रति, जैसा आपने कहा कि आपने खंगाल डाला पूरी हिंदी साहित्य समिति को, बिल्कुल खूब पढ़ा, मन लगा के पढ़ा। पढ़ने को लेकर के रुचि क्यों कम होती जा रही है? ये मोबाइल का जमाना आया है ना, तब से किताबों को की दूरदानी कर दी मोबाइल ने। हाँ, और मोबाइल में ऐसा ऐसा परोसा जा रहा है जो मूल्यहीन है, मूल्यहीनता की ओर समाज जा रहा है। मूल्यहीनता की ओर समाज जा रहा है, और रिश्तों में भी दरारें पड़ गई इस मोबाइल से। मोबाइल सत्यानाश कर रहा है, हमारी संस्कृति का भी, हमारी सभ्यता का भी, हमारे साहित्य का भी सत्यानाश कर रहा है। हाँ, ये चयन करना बड़ा मुश्किल है। आपने अपनी लेखनी से सारी पुस्तकें लिखी हैं जी, लेकिन बहुत ज्यादा नजदीक आप किसे मानते हैं अपने, कि मेरे दिल के बिल्कुल करीब ये रचना है जिसको मैंने? देखिए मेरे 4 महाकाव्य लिखे हैं मैंने। हाँ, चारों महाकाव्य अष्टावक्र है, देशभक्त वीर दुर्गादास राठौड़ हैं, गौतम बुद्ध हैं, और वीरवंदा बैरागी, हाँ। अष्टावक्र और वीर दुर्गादास राठौड़, हाँ, और गौतम बुद्ध। इसमें ये जो है इसकी चर्चा अपन थोड़ा सा करते हैं। वीरवंदा बैरागी जी, क्या है, थोड़ा सा आप इंट्रो दें। वीरवंदा बैरागी ये राजौरी पुंछ क्षेत्र में राजपूत घराने में पैदा हुआ था। अच्छा। और इनका नाम लक्ष्मण दास था, और ये घुड़सवारी आदि करते पढ़े। शिक्षा तो इन्होंने कम प्राप्त की, घुड़सवारी का इन्हें शौक था, कसरत करना, घुड़सवारी करना। तो ये लक्ष्मण दास करके साधु हो गए, और साधु हो गए तब इन्होंने अपना नाम माधोदास धर लिया। अच्छा। और गोदावरी तट पर इन्होंने अपना आश्रम बना के वहां रहने लगे। गुरु गोविंद सिंह जी के संपर्क में आने पर गुरु गोविंद सिंह ने इनसे कहा कि तुम जैसा युवक सन्यासी हो गया, अभी भारत माता पुकार रही है, धेनुओं की हत्या हो रही है और अत्याचार हो रहे हैं भारत माता पर, मुगल अत्याचार कर रहे हैं, तो उनको ऐसे नायक की तलाश थी गुरु गोविंद सिंह जी को। उन्होंने उसमें ये क्षमता देखी तो उनको प्रेरणा दी, उनसे प्रेरित होकर के, प्रभावित होकर के ये उनका शिष्य बन गया। तो उन्होंने इसको बंदा नाम दिया, बंदा बैरागी। तब से इसका नाम बंदा बैरागी हुआ। आपकी नजर में कहाँ से ये विषय आता है? मेरी नजर में ये बंदा बैरागी एक कविता हमारे कोर्स में थी। बंदा बैरागी पढ़ा करते थे, छोटी क्लासों में थी वो कविता, हमने पढ़ी और अब तक विस्मृत हो गई। लेकिन वहां से ये विषय आया, और एक बार नेट पे देख रहा था कि इनको बड़ी यातनाएं मुगलों ने दी, और इनको जंजीरों से जकड़ करके और इनको दिल्ली ले जाया गया। वहां इनके सामने ही इनके बच्चों को कत्ल किया गया और इनके साथियों को कत्ल किया गया। तो बड़ी दुर्दांत यातनाएं इनको दी गई। तो वहां से मुझे प्रेरणा मिली कि ये जो वीरवंदा बैरागी है, ये एक ऐसा नायक है, ऐसा हमारे भारत का ऐसा नायक है जिसने मुगलों से टक्कर ली और अंत समय तक धर्म परिवर्तन नहीं किया, अड़ा रहा अपनी बात पर। अच्छा, धर्म के प्रति अपना, सिख धर्म की, इसने सिख राज्य की स्थापना की। गुरुजी, आपकी एक पुस्तक है ये कलम की आवाज जी, कविता संग्रह है जी। टाइटल क्या कहता है, जो इसका टाइटल आपने रखा है? टाइटल कलम रखा, की आवाज। कलम की आवाज है। कलम कुछ कहती है, हाँ, और कलम सशक्त होती है तो सशक्त भाव निकलते हैं। कभी अनुभूतियां करता है और अनुभूतियों को अभिव्यक्ति कलम देती है। संसार की शाही, संसार के उज्जवल पृष्ठ सब कलम के द्वारा ही सामने आते हैं, तो कलम के द्वारा सामने आते हैं। आपकी इस रचना में जहां से आप शुरुआत करते हैं
राजेश कुमार जी खंडेलवाल हैं, आपके नगर के ही रहने वाले हैं, वरिष्ठ पत्रकार। जी आपको नमस्ते बोल रहे हैं। उनकी नमस्कार खंडेलवाल जी, नमस्कार भाई साहब। चहके चहके जो उड़ते थे अब वे पंछी बेजान हुए, जी महके महके जो सदा रहे वे चमन आज वीरान हुए। जी क्या दर्द है आपकी इन पंक्तियों में? दर्द ये है कि जो हमारा पंछी से ये प्रतीक है, चमन और पंछी प्रतीक है। चमन देश का प्रतीक है, पंछी उसके निवासियों का प्रतीक है। जो खुशहाली होनी चाहिए थी वो खुशहाली नहीं है, अब नहीं आ पाई। जिसकी उम्मीद हम करते थे, उम्मीदों के सिक्के हमने बहुत उछाले। जो उम्मीद हम करते थे वो उम्मीदें हम पूरी नहीं हो पाई। हमारी स्वप्न, कुछ ख्वाब हमारे अधूरे रह गए। आजादी के बाद जो ख्वाब संजोए हमारे नेताओं ने, राष्ट्रीय नायकों ने, वो ख्वाब पूरे हो नहीं पाए। कहाँ ग्रहण लग गया? अब कुछ सत्ता, कुछ स्वार्थ, कुछ समय, कुछ पाश्चात्य प्रभाव, इस प्रकार से कई प्रकार की स्थितियां ऐसी बनी कि जो खुशहाली वो होनी चाहिए थी, अब आदमी की बाहें सिकुड़ गई। कवि ब्रजेंद्र सोनी जी हैं, आपको नमस्ते कर रहे हैं। जी सोनी जी नमस्कार भाई साहब। प्रकाश वैष्णव जी हैं, ये भी आपको नमस्ते कर रहे हैं। नमस्कार जी भाई साहब। कौन ऐसा कह गया शीर्षक से आपने एक रचना लिखी है, उसकी बंद कर लो द्वार मन के। जी कौन ऐसा कह गया ले सके उपयोग में ना, व्यर्थ जीवन बह गया। जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये कहना चाह रहा हूं कि आज आदमी अपने में जी रहा है, समाज की उसे परवाह नहीं है, देश की परवाह नहीं है, अपना स्वार्थ साधन होना चाहिए सिर्फ अपने लिए। देखो आप ही चरे, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, मनुष्य वही है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कौन ऐसा कह गया कि द्वार कर लो बंद मन के, कि मन के द्वार कर लो, मन को खोलो, मन के वातायन खोलिए, मन के दरवाजे खोलिए, औरों को अपना बनाइए, स्वागत कीजिए और औरों से मेल जोल बढ़ाइए, सद्भाव बढ़ाइए, तब जीने में आनंद है। हमको ही तो कहना होगा। मैं आप लिखते हैं सकरी गलियां खतरा देंगी। गलियां अगर सकरी हैं जी तो खतरा देंगी। राजमार्ग पर आना होगा, राजमार्ग बड़ा होता है जी। कोई भी दे घाव, हमें घाव तो कोई भी दे सकता है, जान और अनजान जी, लेकिन मरहम स्वयं लगाना होगा। हाँ, घाव देने वाले बहुत हैं। अब मरहम किसी ढूंढने जाएंगे तो उसका समस्या का इलाज स्वयं ही करना है, अपनी परेशानियों का इलाज स्वयं करना है। प्रमुखापेक्षी रहने से काम नहीं चलेगा। राजमार्ग पर आने का मतलब यह है कि आज आदमी पगडंडी देखता है, सीधा सही मार्ग न चुन करके वो ये सोचता है कि सकरी पगडंडी से कहीं मेरा काम निकल जाए, वो चुनना चाहता है। तो इसलिए राजमार्ग पे आइए, सही दिशा में सही रास्ते पर चलें, जो नैतिक रास्ता है वो, ये इसका मतलब ये है। बेटी नाम से आपने एक कविता लिखी है और उसमें आप लिखते हैं जो ममता की महामूर्ति बन जी गोद खिलाती है जन को, जी सुखदात्री धात्री धीरा है नित्य तपाती है तन को, यही सृष्टि का अनुपम मोती पड़ा धूल में देखा है, कब तक छिपा रहेगा वो पर दुष्कर्मों का लेखा। जी क्या दर्द है आपके सब? दर्द यह है कि नारी पर अत्याचार हो रहे हैं और नारी उत्पीड़न हो रहा है। हमारा राष्ट्र उन्नति कर रहा है, जैसे जैसे उन्नति कर रहा है वैसे वैसे और दुराचार बढ़ते जा रहे हैं। और ये सक्रिय मानसिकता, जो वासनापूर्ण मानसिकता हो गई आज के आदि इंसान की, इस कारण ये नारी उत्पीड़न ज्यादा हो रहे हैं। इसकी ओर मैं संकेत करना चाहता हूँ। प्रेम यहाँ व्यापार नहीं है जी, इस पर भी आपने लिखा है। कोकिल बोली कोई आया, मधुरित का मौसम सरसाया, वीणा ने अपने सुर खोले, मारुत ने वातायन खोले। ये जो टाइटल है, प्रेम यहाँ व्यापार नहीं है जी, क्या कहा है आपने? ये है कि आज आदमी प्रेम को ही व्यापार बना लिया, संबंधों को ही व्यापार बना रहा है। आज का आदमी संबंधों को व्यापार बनाने से नहीं चूक रहा है। रिश्तों में भी वो देखता है, अपना स्वार्थ देखता है। तो जहां स्वार्थ है वहां प्रेम नहीं रह सकता, जहां त्याग है वहां प्रेम रह सकता है। सच्चा प्रेम तो बिना त्याग के संभव नहीं है। प्रेम की गंगा धरा पर कौन मैली कर गया? जी, राम तेरी गंगा मैली। गंगा पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और इस बार जहां से मैंने अपनी वो बात कही थी कि सब वाहिनी हो गई गंगा अब कोरोना काल में, तो ऐसी स्थिति थी।
प्रेम की गंगा धरा पर कौन मैली कर गया, आइए कलमश मिटा दें, दूरियां दिल की घटा दें, हर दिशा देगी निमंत्रण, रोक पाए ना प्रवचन, प्रीति के मधुमान गूंजे, प्रकृति के वरदान पूजे, आज दृढ़ विश्वास का राग पावन कर गया, फिर वसा लें घर नया, हो गया शशि कलंकित, वासना के दाग अंकित। तो प्रेम की गंगा धरा पर कौन मैली कर गया, ये शीर्षक क्या कहता है? ये कहता है आजकल के प्रेम में धोखा दिया जा रहा है, झूठा प्रेम जता करके और प्रेम जाल में फंसा करके धोखा दिया जा रहा है। ये व्यापार है। हाँ, बिल्कुल सही आप कह तो रहे ये हैं। इस वजह से ये कहा है। गुरुजी, गिद्धों ने डेरा डाला है, जी, सुधियों के जलजात सूखते मौसम ही ठगने वाला जलजात है। कमल। मान सरोवर पर देखो तो गिद्धों ने डेरा डाला है, राजहंस दिखते न दिखाई, कौवे यहाँ वहाँ उड़ते हैं, कोयल साधे मौन खड़ी है, अपने आज पराई लग। ये सारा प्रतीकात्मक है। हाँ, इसमें राजहंस, कोए, राजहंस गुणवान व्यक्ति, कोए जो गुणी नहीं है, प्रतिभा नहीं है, लेकिन वो सम्मान पा रहे हैं, राजहंस से किनारे किए जा रहे हैं। तो ये प्रतीकात्मक कविता है मुझे। अब अपन चर्चा करते हैं गुरुजी, इतिहास का एक बड़ा पात्र है अष्टावक्र। जी, इनके बारे में थोड़ा बताइए आप। ये एक स्मृति में हमारी आता है, ऐसा सुना है कि 8 जगह से इनके शरीर में जी, मोड़ थे, जी, जी, इसीलिए इन्हें अष्टावक्र कहते हैं। जी। और इनका अपमान हुआ था कहीं, जी। क्या है वो प्रसंग थोड़ा सा? वो प्रसंग है कि उद्दालक के आश्रम में कहोड़ एक ऋषि थे। वो शिक्षा प्राप्त करते थे और वहाँ उनकी पुत्री सुजाता थी, वो भी शिक्षा प्राप्त कर रही थी उनके साथ में। तो ऋषि उद्दालक ने अपनी पुत्री सुजाता की शादी इस कहोड़ से कर दी। अच्छा। और कहोड़ से करने के बाद में उनके एक आश्रम कुटिया बनवा दी, निकट ही उपवन में, और वो वहाँ रहने लगे। और जब ये अष्टावक्र अपनी माँ के गर्भ में आए, तब वो ऋषि जो थे, इनके पिताजी थे अष्टावक्र के, वो श्लोकों का पाठ करते थे और वो अशुद्धि कर रहे थे और 8 तरह के अशुद्धियां हो रही थी उसमें। तो ये भीतर से इनका कुछ आवाज ऐसी निकली तो वो चौंके और अपनी पत्नी सुजाता से बोले कि ये कौन? कि ये आपका ही है, आपका ही अंश है, ये कह रहा है। कि मुझे टोक रहा है? अच्छा। हाँ, अभी टोक रहा है मुझको। ठीक है, तू टेढ़ा हो जा 8 जगह से। अच्छा, ये वो कह गए और इस श्राप के कारण वो टेढ़े हुए, टेढ़े मेढ़े हाँ। पैदा हो। और उसके बाद जब ये ऋषि जो कहोड़ ऋषि थे, वो एक बंदी आचार्य था राजा जनक के दरबार में, वहाँ शास्त्रार्थ कर, इनको पता चला, शास्त्रार्थ करने गए थे कहोड़ ऋषि, वहाँ शास्त्रार्थ में हार गए और उन्होंने जल समाधि उनको दिलवा दी, बंदी आचार्य बंदी ने जनक के दरबार में। हाँ। तो ये जब 12 वर्ष के हो गए, वेदांग पढ़ लिए इन्होंने। पढ़ने के बाद में ये अपने मामा के साथ ये गए हैं वहाँ दरबार में शास्त्रार्थ करने बंदी से, और अपने पिता की मुक्ति कराई है। वो क्या था, वरुण के पुत्र थे आचार्य बंदी, और उन्होंने वरुण के यहाँ यज्ञ हो रहा था लंबा, तो वो जल के मार्ग से उनको वहाँ भिजवा दिया था उन्होंने। फिर वहाँ से वो निकाले, उनको निकाला, बंदी ने क्षमा याचना की और फिर समंगा नदी में इन्होंने स्नान किया। फिर ये वहाँ स्वस्थ हुए। इनके पिता ने अपना पश्चाताप किया अपनी भूल का और उनसे कहा तुम इस नदी में स्नान कीजिए, तुम स्वस्थ हो जाओगे। और उसके बाद हाँ, इसमें मेरा उद्देश्य ये था इसको लिखने का, हाँ। कि विकलांग व्यक्ति भी अपनी प्रतिभा से अपना स्थान समाज में बना सकता है। और इसमें मैंने कई चीजें उठाई हैं अष्टावक्र में। हाँ, तो वो आप बता दें एक दो प्रसंग। हाँ, एक तो वो उठाया है मैंने, जो ऋषि उद्दालक के यहाँ पुत्री का जन्म उत्सव हुआ है। अच्छा। पुत्री हुई है पैदा, तो पुत्री पैदा होने पर मैंने वहाँ उत्सव करवाया है उनके घर पर। हाँ। कि गा उठी बधाए मिलकर के ये मंगल वेला आई है, माँ बनकर खुशती चंद्रकला उर्की कल का मुस्काई है। हाँ। नवजात सुता के संस्कार सभी विधवत संपन्न हुए, जब सुना कांत कन्या जन्मी गुरुकुल के लोग प्रसन्न हुए। और
गुरुकुल में रौनक आई थी, उत्सव का वातावरण बना, मंगल गानों की ध्वन गूंजी, छा गया वहां आनंद घना, जीवन में पहला पुष्प खिला, ऋषि उद्दालक के भाग खुले, नव आशा और उमंग लिए माँ के उर के अरमान फले, थी चहल पहल शुभ आश्रम में, शुभ वाद्य बजे, संगीत जगा, आनंदित ऋषि दंपति उर्था, लगता था रस में पगा पगा, विश्वर बोले मैं धन्य हुआ, ईश्वर ने सौंपी निधि मुझको, कन्या जन्मी ये धन्य भाग, कृत कृत किया सब विध मुझको। और वो क्या कहते हैं कि जिसको भी पुत्री मिल जाए, इसमें मैंने ये कहा है कि जिसको भी पुत्री, ये जिस चंद्रकला से यूं बोले, ये कन्या हमको भार नहीं, जब तक घर में ना कन्या हो तब तक घर का उद्धार नहीं। जिसको भी पुत्री मिल जाए वह नर जग में है बड़भागी, मिल गई जिसे ये कौस्तुभ मण, मानो उसकी किस्मत जागी। नानक जन जी कैथवाड़ा जी एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ रहे हैं जी कि आप लेखकों के आदर्श से इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अब जब पाठक ही नहीं है तो इतनी सारी पुस्तकों के लिखने के पीछे का आपका उद्देश्य क्या है? ऐसा है, पाठक चाहे कम हो लेकिन किताबों का महत्व समाप्त नहीं होगा। किताबों का महत्व तो हमेशा बना रहेगा, चाहे कितनी ही मोबाइल चलें, कितने ही और संसाधन चलें, कितना ही नेट चले, कितना ही इंटरनेट चले, इंटरनेट की किताबें चल रही हैं, लेकिन जो मूल पुस्तक पढ़ने का आनंद है वैसा आनंद और चीज में नहीं आ सकता। और किताबों का महत्व तो हमेशा बरकरार रहेगा, मेरी ऐसी मान्यता है। इसलिए मैं लिख रहा हूँ और मैंने महाकाव्य लिखे हैं, भले ही से कम पाठक हों लेकिन हैं पाठक। हाँ, संख्या कम हो सकती है, कम हो सकती है। शोधार्थी मिलेंगे, इनके लिए शोध करेंगे। आने वाले दिनों में शोध भी हो सकती है। तो कुछ समाज को कुछ दिया है ऐसा निकाल के वो देंगे कि कभी ने कुछ दिया है समाज को। ब्रजेंद्र सोनी जी का एक सवाल है, आपको मंच केवल चुटकुलेबाजों के क्यों लगते हैं? क्या आप मंच के कवियों को कवि नहीं मानते? मंच के कवि कवि हैं। कविता अच्छी साहित्य भी पढ़ा जाता है वहां, लेकिन श्रोताओं की मांग आजकल मनोरंजन की रह गई, इसलिए मनोरंजन कविता वहां ज्यादा पढ़ी जाती है। मैं मंच के कवियों को कवि खूब कवि मानता हूं, वो बिल्कुल पक्के कवि हैं और सच्चे कवि हैं, लेकिन वो जनता की नब्ज के अनुसार कविता पढ़ते हैं। वहां फुहड़ता की मांग उठती है तो फिर उन्हें फुहड़ कविता भी पढ़ते हैं बहुत से, सभी तो नहीं पढ़ते। हाँ हाँ। कुछ कवि जो अपना मसाला जैसा उनके पास है वैसा पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग शुद्ध साहित्य भी पढ़ते हैं, अच्छे गीतकार भी हैं, अच्छे ओज के कवि हैं। हमारे ब्रजेंद्र सोनी जी ओज की कविताएं पढ़ते हैं, बहुत अच्छी ओज की कविताएं इनकी जमती हैं। ओज तो कभी पिटता ही नहीं। हाँ, वो तो जोश भर देता है। मेरा ओज और व्यंग मूल है। मैं यदि मंच पे जाऊं तो मैंने ओजी कविताएं पढ़ी हैं, ओज और व्यंग कभी पिटता नहीं। हाँ हाँ। और रसमलई से कम हो जाए, महत्व कम हो जाए, लेकिन ओज को कोई नकार ही नहीं सकता। व्यंग को भी कोई नकार नहीं सकता। व्यंग भी पैनी मार करता है, सुना जाता है, उसकी कद्र की जाती है। कोई एक व्यंग, आप कोई ऐसा चुटीला सा व्यंग, छोटा ही हो भले। एक नेताजी, हाँ, एक नेताजी चुनाव के समय लौह पुरुष थे। चुनाव जीतने के बाद उनके सर्वांग कमल हो गए। मुख कमल से भाषण, कर कमल से उद्घाटन, चरण कमलों से यात्राएं, शरीर कमल से कुर्सी पर सुशोभित है, जिनकी खुशबू से संसद, पार्टियां, सम्मेलन महक उठते हैं। बिलियनरों के त्राता, बलात्कारों के सूत्रधार, रिश्वतखोरों के सर्वस्व बढ़ता जाता है। धरती से आकाश तक उनका वर्चस्व, पुलिस के पिल्ले उनके सामने दुमिलाते हैं। लेकिन हमको तो ये सेमल के फूल से ज्यादा महत्व के नहीं लगते। प्यादे से फर्जी हो गए हैं, करेले हैं, नीम चढ़ गए हैं। करेले हैं और नीम चढ़ गए हैं, करेले हैं, नीम चढ़ गए हैं। गुरुजी, ऐसे युवा जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, लेखन की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, आप क्या कोई छोटा सा संदेश उनको देंगे? लेखन की दुनिया में आना चाहते हैं, बहुत से लोग मेरे संपर्क में आते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो गद्य में लिखते हैं कविता को। तो मैं उनसे यही कहता हूं कि भाई ये गद्य कविता नहीं लिख करके आप पद्य में लिखो, चाहे तुकबंदी से शुरू करो, आप पद्य में लिखो। देयता होनी चाहिए, रसात्मकता होनी चाहिए, जिसमें आनंद आना चाहिए और वो किसी के पल्ले पड़ सकती है, रह सकती है। यूँ गद्य की कविताएं वैचारिक होती हैं, वो भी उनकी पंक्तियां भी ज्यों की त्यों याद हो जाती हैं। गद्य की कविताएं भी बहुत मार्मिक होती हैं, लेकिन इतना गद्य लिखने के लिए बहुत चिंतन चाहिए। एक नया आदमी एकदम इतना चिंतन पे नहीं पहुंच सकता। प्रौढ़ होते होते वो चिंतन निखरता है, आगे जाकर के होता है।
और गद्य में जब तुक नहीं होंगी, केवल कुछ रस भी नहीं होगा और कोई विचार का गहनता भी नहीं होगी, तो फिर वो उसका महत्व कम हो जाएगा। इसलिए मैं नवयुवक कवियों को ये कहता हूं कि भाई आप रसात्मक कविता लिखो, पद्य लिखो, चाहे वो तुकबंदी से शुरू करो, आप धीरे धीरे निखार आ जाएगा, ये मैं कहता हूँ। गुरु जी, और कोई बात या कोई रचना जो आप समाज के सामने रखना चाहते हैं? महाकाव्य कर लूँगा। हाँ, गौतम बुद्ध। मेरा एक गौतम बुद्ध महाकाव्य है और गौतम बुद्ध पे अनेकों महाकाव्य लिखे गए हैं। मैंने भी अपने ढंग से अपना लिखा है। तो इसमें गौतम बुद्ध के माध्यम से, महाकाव्य के माध्यम से मैं गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को आगे संप्रेषित करना चाहता हूँ। समाज को जो उनका संदेश दिया है कि मानो मत जानो। अच्छा, मानो मत जानो। और सबसे बड़ा धर्म का वैज्ञानिक स्वरूप उन्होंने दिखाया कि किसी चीज को कोई कह दे इसलिए नहीं मानना चाहिए, स्वयं उसका आकलन करें, स्वयं अनुभूत करें, तब किसी चीज को स्वीकार करें। तो उनका मूल बात थी कि मानो मत जानो, जानने की कोशिश करो। और उन्होंने ये कहा कि घृणा का करना है उपचार, प्रेम का करना यहाँ प्रसार। घृणा का करना है उपचार, प्रेम का करना यहाँ प्रसार, यही है जीवन का उद्देश्य, यही है अनुपम ब्रह्म विचार। अराजकता का होवे नाश, युद्ध हिंसा हो जाए बंद, अनेकी गतिविधियां मिट जाएं, नष्ट हो भेदभाव के फंद। इस प्रकार की उनकी शिक्षाएं थी, उनको मैंने संप्रेषित किया है कि प्रेम से पूरित हो संसार, प्रेम से पूरित हो संसार, प्रेम ही सबसे अच्छा धर्म, सत्य में सभी समाहित नित्य, सत्य का जाने सभी मर्म। सत्य का मर्म जानना चाहिए। और किसी ने उनसे पूछा, किसी शिष्य ने, कि भाई निर्वाण क्या है, निर्वाण क्या है? तो उनका एक सवाल आया है बीच में नानक चंद्र जी का, जी, कि श्रृंगार खूब लिखा जाता है जी, तो श्रृंगार को नारी के इर्द गिर्द ही क्यों समेट दिया है? पुरुष श्रृंगार पर क्यों नहीं लिखा जाता है? पुरुष श्रृंगार पे लिखा जा सकता है, प्रकृति का श्रृंगार प्रकृति पे भी लिखा जा सकता है, प्रकृति का मानवीकरण करके छायावाद में खूब लिखा जा सकता है, छायावाद में हुआ है, वो अब भी हो सकता है और लिख रहे हैं। लेकिन पुरुष को श्रृंगार के केंद्र में क्यों नहीं लेते हैं? पुरुष श्रृंगार के केंद्र में इसलिए नहीं लेते हैं कि पुरुष में वो कोमलता और वो नजाकत नहीं है जो नारी में है। नारी सौंदर्य में जो बात है वो पुरुष में नहीं है, इस वजह से नहीं लेते। और नारी के सौंदर्य पर ही ज्यादा लिखा जाता है और प्रकृति को भी नारी के रूप में चित्रित करके लिखा जाता है। मेघ में आसमान से वो उतर रही संध्या सुंदरी, धीरे धीरे धीरे। गुरु जी, आप की एक आगामी दिनों में आने वाली पुस्तक है जीवन लीला, जीवनशाला, मधुशाला की तर्ज पर, जो आप कुछ थोड़ा सा आपको लगता है कि उसमें से आप कुछ थोड़ा सा बता पाए? देखिए, जो जीवनशाला है उसमें मैंने राष्ट्रीय सरोकार, सामाजिक सरोकार, नारी विमर्श और जो हमारे मानवीय मूल्य हैं उनके संदर्भ में बहुत कुछ समेटा है। और उसमें 401 वो रुबाई हैं, वो 144 पेज की लगभग पुस्तक बनेगी। मैं उसमें से कुछ बानगी कुछ थोड़ी सी पेश करता हूँ बानगी। कि जग के दृश्यों को कहने का, जग के दृश्यों को कहने का मन में उपजा कौतूहल, जग के दृश्यों को कहने का मन में उपजा कौतूहल, प्रकट हुआ है वह इस कृत में है अव्यक्त सरल निश्चल, भरा हुआ और स्पंदन से मन रंजक कृत का प्याला, निर्विकार होकर गाऊं मैं निर्विकार जीवनशाला। जग से संवेदन पाए यह उनके भावों का परमल, शब्दों का संकुल उमड़ाए हलचल मचा रहा पल पल, यह जीवन अनुभव का प्रतिफल, इसमें है शीतल ज्वाला, इसमें चंदा की उजियारी, ज्योति युक्त जीवनशाला। भावों की अविरल धारा ये भावक उर के से सहज बही, सहज किया श्रृंगार तनिक सा कविता मेरी झूम रही, इसमें सरगम का मादक स्वर मनोरंजन करने वाला, स्मृतियों विस्मृतियों में ही झूल रही जीवनशाला। और जो राष्ट्रीय सरोकारों से संबंधित देखिए कि इंद्रधनुष संस्कृत का धूमिल, इंद्रधनुष संस्कृत का धूमिल, सूखा जीवन का सावन,
तरस रहा माखन रोटी को अब कान्हा का वृंदावन, मधुर मल्हारों वाले सुर को बंद किसी ने कर डाला। बंसी बट यमुना तट रोते रोती है जीवनशाला। सकरे सकरे हुए गिरारे अतिक्रमणों की भेंट चढ़े, सकरे सकरे हुए गिरारे अतिक्रमणों की भेंट चढ़े। हर चौराहे मौत खड़ी है नित्य हादसे बहुत बढ़े। सरेआम ही लूट मार है कौन बनेगा रखवाला। कदम कदम पर ठग मिल जाए ठगी गई जीवनशाला। उद्यानों की आब गई है लाली नहीं गुलाबों में, उद्यानों की आब गई है लाली नहीं गुलाबों में। गुलाब प्रतीक है हमारे नव संतति का, नए बच्चों का, कि उद्यानों की आब गई है लाली नहीं गुलाबों में। और झरने कृष हैं झीलें सूखी खुशहाली ना ख्वाबों में। विश्वासों की डोरी टूटी आस्था कमल मसल डाला। नास्तिकता हावी है चित पर आ भरे जीवनशाला। शरद धूप सी मोहित करती मन की सारी इच्छाएं, शरद धूप सी मोहित करती मन की सारी इच्छाएं। कभी गिरे कोरेसी उर्मे व्याकुल करें वासनाएं। मानव ने जीवन नौका को दिशाहीन ही कर डाला। फिर कैसे गंतव्य मिलेगा डूबेगी जीवनशाला। अविवेकी बन गया मनुष्य क्यों जड़ता से अब ग्रसित हुआ। मानस हंस चुगे क्यों कंकड़ मोती का ना ज्ञान हुआ। हंस वंश क्यों भ्रमित हो गया किसने ये भ्रम दे डाला। नीर क्षीर में अंतर बोला भ्रमित हुई जीवनशाला। नानक चंद जी का एक सवाल आया है गुरु जी, क्या आप पुरुष विरोधी हैं? मूंछों पर कभी नहीं लिखते हैं, केवल गालों की लाली पर लिखते हैं। नहीं, ऐसी मूंछों पर लिखा है ना हमने, दुर्गादास, वीर दुर्गादास राठौड़ पे लिखा है, वो मूंछों पर ही है। वीर बंदा बैरागी में जो लिखा है वो मूंछों पर ही है। पूरा महाकाव्य उसको समर्पित है, उसकी वीरता पर समर्पित है, मूंछों पर ही समर्पित है। मूंछों का खेल था। 18 साल उसने संघर्ष किया औरंगजेब से और जोधपुर के गद्दी पर उसके महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र को अजीत सिंह को बैठाया। तो ये मूंछों का ही तो खेल था। साथियों, ये थे वेद प्रकाश शर्मा जी वेद। मौसम में गर्मी इतनी है कि मोबाइल हीट पकड़ गया है, इसलिए पिक्चर स्टिल होने लगी है। गुरुजी, बहुत सारे लोगों ने आपको नमस्ते बोला है, आपकी रचनाओं की सराहना की है। सामूहिक रूप से आप सबको एक बार धन्यवाद दें। सबके लिए बहुत बहुत आभार। जिन्होंने देखा है उन सबके लिए आभार और सबके लिए नमस्कार। और भाई संजीव जी ने जो इंटरव्यू साक्षात्कार लिया है, इनके लिए भी हार्दिक शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इसी प्रकार से जमीन की प्रतिभाओं को आगे उठाते रहें, आगे समाज को बताते रहें, परिचय देते रहें, जिससे हम जैसे जो अज्ञात हैं, ज्यादा कोई खास परिचय नहीं हुआ है इतना लोगों से, तो इसके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से बहुत लोगों से परिचय होगा मेरा। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं और इनका आभारी रहूंगा। साथियों, 18 पुस्तकें प्रकाशित हैं, 4 महाकाव्य, 1 खंड काव्य, 2-2.5-3 हजार से ज्यादा मुक्तक, मगर फिर भी समाज के बीच उतना प्रकाश नहीं। इनका खुद का भी संकोची स्वभाव हो सकता है और दूसरे और कारण हो सकते हैं। हम प्रयास करेंगे आने वाले दिनों में वेद प्रकाश जी से आपकी मुलाकात और कराएं। गुरुजी, आपने समय निकाला, एक बार पुनश्च आपका बहुत बहुत आभार। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। आभार, नमस्कार, नमस्कार सबके लिए।